गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 19 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि जीरा झरने किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजीव गांधी खेल रत्न 2020 किसे प्रदान किया गया। तो 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो हमारा रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा तीनों को प्रदान किया गया। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो हमारा हर साल दिया जाता है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में शुरू किए गए थे, जो कि 1991-92 से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। इसके अंदर एक हमारा जो पत्र होता है, प्रमाण पत्र, एक मेडल और 7.5 लाख रुपए की धनराशि जो नगद इनाम के रूप में दी जाती है। अगर बात की जाए जो हमारे इस वर्ष के जो 2020 के अंदर दिया गया है, तो वो 4 व्यक्तियों को दिया गया, जो कि रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है। विनेश फोगाट है जो हमारी जो कुश्ती है उससे रिलेटेड है, रोहित शर्मा क्रिकेट से रिलेटेड है, जो मनिका बत्रा वो टेबल टेनिस से है, और जो हमारे मरियप्पन थंगावेलु है वो हमारे पैरालंपिक गेम्स से रिलेटेड है। जो हमारा सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 1991-92 के अंदर जो हमारे शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, उनको दिया गया था। अगर सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की बात की जाए तो वो हैं हमारे अभिनव बिंद्रा जी, जिन्हें 2001 में 18 वर्ष की आयु में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, देखिए ये 2014 से पहले 1 वर्ष की उपलब्धि के ऊपर दिया जाता था, जबकि 2015 से इसे कोई भी व्यक्ति की पिछले 4 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। 2014 में एक कमेटी गठित की गई थी, जो कि हमारे पूर्व क्रिकेटर कपिल देव जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि भी 1 वर्ष के बजाय किसी भी जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खिलाड़ी होता है, उसकी पिछले 4 साल की उपलब्धियों के आधार पर ही इन्हें दिया जाए, और तब से यही 4 साल की उपलब्धि के आधार पर ही दिया जाता है। पिछले 2019 और 2018 की अगर बात की जाए, जो हमारे राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं 2019 का दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया गया था, जबकि 2018 का मीराबाई चानू और विराट कोहली को दिया गया था। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है, देखिए वो हमारा अर्जुन पुरस्कार, जिसके अंदर 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, और 1961 के अंदर इसे शुरू किया गया था। अब तक लगभग 700 लोगों को ये दिया जाता है। अब जो अर्जुन पुरस्कार होता है हमारा, वो हर साल बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को मिल जाता है। देखिए लगभग 20 के अराउंड मिनिमम दिया जाता है ये। तो इसके अंदर जो हमारे प्राप्त करने वाले होते हैं उनको याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी तक 700 लोगों को दिया जा चुका है, जबकि जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वो अभी तक 38 व्यक्तियों को ही दिया गया था। इस साल के 4 मिला देते हैं, यानी 42 हो जाते हैं। तो आपको जो याद रखने हैं वो सिर्फ राजीव गांधी खेल रत्न वाले ही याद रखने हैं। इसके अंदर जो अवार्ड दिया जाता है वो आप देख सकते हैं, ये जो इमेज दी हुई है ये अर्जुन की इमेज का अवार्ड दिया जाता है, जो कि हमारा ये इमेज देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी जो महाभारत का जो अध्याय है उससे ली गई है, जिसके अंदर आप लोगों को याद होगा कि द्रौपदी स्वयंवर के अंदर शर्त रखी गई थी कि भी जो नीचे कढ़ाई है तेल के कढ़ाई में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, उससे द्रौपदी का विवाह होगा। तो हमारा उसी प्रकरण से ये लिया गया है। देख सकते हैं आप लोग, ऊपर की तरफ धनुष किया हुआ और नीचे की तरफ वो दिख रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेघालय के राज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है हमारे सत्यपाल मलिक, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो हमारे सत्यपाल मलिक जी हैं ये हमारे गोवा के गवर्नर थे, और इन्हें गोवा के गवर्नर से मेघालय के गवर्नर बना दिया गया है। तब यहाँ पर हमारा दूसरा जो क्वेश्चन उठता है कि भी जब इन्हें गोवा के गवर्नर से मेघालय का गवर्नर बना दिया गया, तो गोवा का गवर्नर किसे बनाया गया। तो देखिए, जो गोवा का गवर्नर बनाया गया है वो हमारे जो महाराष्ट्र के
राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्हें गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। याद रखिए, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, यानी अब वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों के गवर्नर के रूप में काम करेंगे। मेघालय की बात की जाए तो जो हमारा मेघालय है, देखिए मेघालय ये देख सकते हैं आप, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट हम लोगों का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है एक तरफ और दूसरी तरफ असम राज्य से लगती है। जो हमारा मेघालय राज्य है, इसे 21 जनवरी 1972 को असम से अलग करके बनाया गया था। इसकी कैपिटल शिलोंग है, सबसे बड़ा सिटी भी जो है इसका शिलोंग है। टोटल 11 जिले हैं इसके अंदर। गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है। लेजिस्लेशन है वो हमारा यूनिकैमरल है, जिसके अंदर 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है, यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। हाई कोर्ट मेघालय हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। एरिया में 22वें नंबर पर हो और ये जनसंख्या में भी 22वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इसके जो जोग्राफिकल एरियाज़ की है, तो देखिए मेघालय के अंदर खासी हिल और गारो हिल हैं, जो वो हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो। हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पूछा जा चुका है पहले भी। तो याद रखिएगा, खासी हिल और गारो हिल हैं वो हमारी मेघालय में हैं। अगर बात की जाए मेघालय के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आपके जो एग्जाम के अंदर पूछने के चांसेस रहते हैं। वो है नोकेरेक बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा हमारा बल्फाक्रम नेशनल पार्क। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो 3 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं यहाँ पर। नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य और बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। वर्षा की बात की जाए तो जो मेघालय हमारा है, उसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता है। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वो चेरापूंजी और मोसिनराम 2 जगह हैं, जहाँ पर हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर मंथ की बात की जाए तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्षा की होती है वो हमारी चेरापूंजी आएगा आपका। अगर पूरे वर्ष की बात की जाए तो पूरे वर्ष के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो हमारी मोसिनराम के अंदर होती है। तो जो हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो पूरे वर्ष वाला होता है वही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछे कि भाई सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर मोसिनराम हो जाएगा और वही आपको टिक करके आना है। ये देखिए, ये हमारे कुछ मेघालय के इम्पोर्टेंट इमेज हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे जो वाटरफॉल्स हैं वो आपको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, जो कि क्योंकि यहाँ पर हम लोगों जो पूरा का पूरा है ये हिमालयन रेंज के अंदर आता है और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। पोल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो रिवर्स हैं वो भी आपको काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिलेंगे। अगर कभी आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है देखने की। आप लोगों को नेचर के बहुत करीब से जाकर अगर आपको नेचर को देखना है तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट आपके बहुत ही बेहतरीन जगह है, जहाँ पर आप लोग नेचर को, जैसे ये वाटरफॉल्स हो गए या फिर फॉरेस्ट हैं जो कि उनको देख सकते हैं। और वन्य जीव की बात करें तो जैसे आसाम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए, आप लोगों को जो लैंग्वेज की भी यहाँ पर मेघालय के अंदर काफ़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेघालय के अंदर जो कम्युनिटी हम लोगों की वो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियंस की है। मेघालय में 75% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और जो हमारा मेघालय है इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। तो याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्था ने शक्ति और वेगा नाम से माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा IIT मद्रास। तो अभी IIT मद्रास ने क्या है, 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं, एक शक्ति और एक वेगा नाम से। तो देखिए, जो शक्ति माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा 32 बिट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए है, जबकि जो वेगा हमारा है वो 64 बिट के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके यूज़ के लिए बनाया गया है। अब जो हमारे जो बनाए गए हैं ये माइक्रो प्रोसेसर IIT मद्रास के द्वारा, ये हम लोगों का जो एक अभी मुहिम शुरू की गई थी, जो कि आत्मनिर्भर भारत के नाम से शुरू की गई थी, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि हम लोग इंपोर्ट को
कम कर सके और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, तो उसी के तहत ये किया जा रहा है। अभी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत नामक पोर्टल है, जो अभियान है वो लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या होगा कि भी जो हमारे इंडिया के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है उनको बनाने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत जो टॉप 100 एंट्रीज होंगी उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, और जो टॉप 25 एंट्री होंगी उनको भी प्रत्येक को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा सहायता के रूप में, और जो टॉप 10 एंट्रीज रहेंगी हमारी उनको 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 12 महीनों तक गवर्नमेंट की तरफ से बाकी और भी असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और फाइनेंशियल असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी हमारी हेल्प है वो गवर्नमेंट की तरफ से 12 महीने तक प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। ये जो हमारा इनिशिएटिव ये 10 महीनों के लिए लॉन्च किया गया है। आप माई गवर्नमेंट की जो पोर्टल है उस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि 2021 के जून महीने के तक चलेगा। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इससे टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी हम लोगों को बढ़ावा मिलेगा और एक्सपोर्ट भी हम लोगों का काफ़ी इससे बढ़ जाएगा, जिससे हम लोग देखिए अगर हम लोग अच्छा माइक्रो प्रोसेसर इंडिया के अंदर ही डेवलप कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोगों के जो कंप्यूटर्स हैं वो भी हम लोग इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर पाएंगी, जिससे कि जो उनकी कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, जो कि हमारा डिजिटल इंडिया जो कैंपेन चला रहे हैं गवर्नमेंट उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है, किस संगठन ने यूएई में होने जा रहे आईपीएल 2020 के प्रायोजन अधिकारों को जीत लिया है। तो अभी आपको पता है कि सितंबर के अंदर जो हमारा 2020 का जो आईपीएल है वो यूएई के अंदर करवाया जा रहा है, जिसकी मंजूरी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और बीसीसीआई के द्वारा दे दी गई है। तो इसके लिए अभी क्या हुआ था कि जो हम लोगों का लद्दाख के अंदर इंडिया चाइना के साथ जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके चलते, क्रिटिसिज्म के चलते, जो हमारा जो पुराना स्पॉन्सर था वीवो उसको स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया था आईपीएल की। तो नए स्पॉन्सरशिप के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए जो हमारे बाइजू, अनअकैडमी, पतंजलि और ड्रीम11 है ये बिड लगाने के बारे में इनको कहा जाता, कंटेंडर बनाया जा रहा था। तो अभी बिड इन्होंने सभी ने अपनी अपनी जो टेंडर है वो भरे थे अमाउंट के साथ। तो अभी जो हमारा जो ये टेंडर जीता, जो स्पॉन्सरशिप जीती है वो हमारी ड्रीम11 ने जीती है। देखिए जो हमारे टेंडर थे वो बाइजू, अनअकैडमी और ड्रीम11 के द्वारा टेंडर लगाए गए थे। ड्रीम11 ने जो हमारी उनकी कॉस्ट रखी थी स्पॉन्सरशिप के लिए वो 222 करोड़ रखी थी, और जो हमारी बाइजू है उन्होंने 201 करोड़ रुपए की रखी थी, और अनअकैडमी ने 170 करोड़ रुपए की टेंडर फिल किए थे, जिसके तहत ड्रीम11 को टेंडर मिल गया है। अब देखिए जो आईपीएल है वो हमारा जो बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप के हर साल 440 करोड़ रुपए देता था, जबकि इस बार जो हमारे ड्रीम11 को 222 करोड़ रुपए के अंदर टेंडर दिया गया है। देखिए नुकसान हो डेफिनेटली, जो स्पॉन्सरशिप से जो बीसीसीआई को पैसा मिलता था उसके अंदर हम लोगों का जो पैसा वो डेफिनेटली घटा है, लगभग 50%, 49% के आसपास अब की बार स्पॉन्सरशिप से कम पैसा मिला है। बट कभी कभी क्या होता है कि कंट्री के लिए हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि क्योंकि कंट्री से ऊपर जो हमारा कोई भी चीज़, पैसा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पहले ही प्रोवाइड कर दी है। जो आईपीएल हम लोगों का वो 2020 का है, जो वो 19 सितंबर से यूएई के अंदर शुरू होगा। पहला जो हमारा सबसे पहला आईपीएल हुआ था वो 2007 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर राजस्थान रॉयल्स ने विजय प्राप्त की थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस संस्थान ने ARIAA रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि मद्रास, IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है वो क्या है कि भाई ARIAA की फुल फॉर्म क्या है।
तो देखिए जो हमारी ARIIA की जो हमारी फुल फॉर्म है वो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी कि एक तरह से जो हमारी जो इनोवेशन इंडेक्स होता है वो हमारा इंडिया का अपना इनोवेशन इंडेक्स है जो कि इंस्टीट्यूशंस के लिए दिया जाता है। इसके तहत जो हमारे ये हमारा जो इनोवेशन इंडेक्स था इंस्टीट्यूशंस को लेकर लॉन्च किया गया था, ये हमारा दूसरी बार लॉन्च किया गया था। पिछले वर्ष से हमारी इसकी शुरुआत की गई थी। पिछले वर्ष लगभग 496 इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, जबकि अब की बार 674 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। पिछले साल की बात की जाए तो देखिए पिछले साल भी जो हमारा IIT मद्रास था वो इसके अंदर शीर्ष स्थान पर रहा था, और अब की बार भी जो हमारा IIT मद्रास है वो शीर्ष स्थान के ऊपर रहा है। अगर बात की जाए जो हमारी रैंकिंग है उनकी बात की जाए तो देखिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता हम लोगों का, उसके अंदर जो हमारी 2014 के अंदर रैंक थी वो 81 रैंक थी, जबकि 2019 के अंदर जो हमारी रैंक है वो 52 रैंक है। तो हम लोगों ने इनोवेशन को लेकर के काफ़ी प्रयास किए, हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस लागू किए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के इनोवेशन के अंदर काफ़ी सुधार देखने को मिला है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा जी, उन्होंने हाल ही में जो चुनाव आयोग हैं उसके अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आपको बताना है कि वो इस्तीफ़ा इन्होंने किस दिया है। तो सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो ये यहाँ पर आप लोगों से सीधे सीधे शब्दों में ये पूछ रहा है कि भी जो हमारा चुनाव आयुक्त होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो अपना इस्तीफ़ा किसे देता है। तो इसका जो आप लोगों का आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। देखिए जो हमारे चुनाव आयुक्त होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को ही इस्तीफ़ा देते हैं। अब चुनाव आयुक्त की बात की जाए, इलेक्शन कमिश्नर की, तो हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं हम लोगों के, जो सेंटर स्टेज पर बात की जाए तो एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी टोटल 3 होते हैं। तो अभी जो हमारे चुनाव आयुक्त थे ये हमारे अशोक लवासा जी थे। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वो हैं सुनील अरोड़ा जी। देखिए जो हमारे अशोक लवासा जी हैं इन्होंने चुनाव आयुक्त के पद पर से इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि अगले महीने जो इनकी जो ज्वाइनिंग है वो ADB के अंदर इनकी ज्वाइनिंग हो गई है। अगले महीने से ADB के अंदर ज्वाइन कर लेंगे, जो कि हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, एशियाई विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब बात की जाए जो हम लोगों का इलेक्शन कमीशन है, तो देखिए जो इलेक्शन कमीशन है इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करता है, टेन्यूर होता है इनका 6 वर्ष का रहता है। जो सबसे पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो हमारे सुकुमार सेन जी थे, और अभी जो हमारे चुनाव आयुक्त है वो हैं सुनील अरोड़ा जी। जो हम लोगों के इलेक्शन कमीशन होता है वो हमारे संविधान के 324वें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। देखिए जो मूल रूप से जो हम लोगों के चुनाव आयुक्त थे वो 1950 के अंदर जब इसको बनाया गया था, जो कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तब हमारे एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को हमारा पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त थे जो कि इसके अंदर नियुक्त कर दिए गए थे। अब सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो देखिए जो पॉलिटिशियन थे इनका ये जो किया गया था एजेंडा, ये हमारा जो चुनाव आयुक्त है उसकी पावर को कम करने के तौर पर ही किया गया था, सीधे सीधे शब्दों में। क्योंकि जो हमारे आपको पता होगा कि इससे पहले जो हमारे चुनाव आयुक्त हुआ करते थे TN शेषन जी, जो कि काफ़ी फेमस रहे थे, जिन्होंने चुनाव से लेकर के चुनाव प्रक्रिया से लेकर में सुधार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किए थे और काफ़ी रिफॉर्म्स भी उन्होंने सजेस्ट की थी। तो तब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने सोचा भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त और इसके अंदर नियुक्त कर दिए। तो उसके बाद से क्या होने लगा कि अब जो भी फैसला लिया जाता है वो हम लोगों का वोटिंग के द्वारा लिया जाता है, यानी कि अगर किसी विषय पर 3 में से अगर 2 हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वो अपना वोट देते हैं यस के अंदर, तो ही उनको लागू किया जाएगा, वरना नहीं लागू किया जाएगा। तो एक तरह से चुनाव आयुक्त की पावर इसके बाद से थोड़ी कम हो गई थी। अभी जो सुनील अरोड़ा जी हैं वो हमारे 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में
काम कर रहे हैं। जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त थे वो हमारे अशोक लवासा जी थे और दूसरे थे हमारे जो थे वो सुशील चंद्र जी थे। अब जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, देखिए इन्हें जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी जटिल होती है, जो कि एक तरह से जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक वही होती है। इन्हें कि आप कोई भी पॉलिटिकल रीजन के थ्रू नहीं हटा सकते। पहली बात तो इन्हें हटाने के 2 ही ग्राउंड होते हैं। पहला, इनकेपेबिलिटी के भी अपनी जो इनका काम है उनको ना करने की क्षमता, या फिर मिसबिहेवियर। इन 2 बेसिस के ऊपर ही इनको हटाया जा सकता है। और इनको हटाने के लिए आप जो प्रस्ताव होता है वो किसी भी सदन के अंदर लेके आ सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर। उसको जिस सदन के अंदर लेके आया जाता है फिर उसको दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करता है। फिर उसके बाद यदि वो दोनों सदनों में से 3/4 हिस्से 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से अगर उसको पारित कर दिया जाता है तो फिर उसको हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए तो आज तक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को बीच में ही किन्हीं कारणों से हटा दिया गया हो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस बैंक ने हाल ही में अपने बचत खाता धारकों के लिए SMS शुल्क हटाया है? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो जितने भी स्टेट बैंक के इंडिया के अंदर जिन किसी का भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जो अब तक जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो जो SMS के चार्जिंग लेता था, यानी कि जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया होगा जिसके ऊपर पैसे कटने पर या डालने पर जो आपका मैसेजेस आते थे, इन्फॉर्मेशन आते थे, उसके ऊपर आपका शुल्क लगता था, जो कि तकरीबन हर 3 महीने का लगभग 15 रुपये के आसपास होता था और साल का 60 रुपये के आसपास। तो अब SBI ने उसको हटा दिया है, यानी कि वो जो भी मैसेज होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ये सब कुछ जो आपका डिजिटल इंडिया है उसके तहत ही इसको किया जा रहा है। जो अभी पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा कि SBI बैंक ने जो हम लोगों की जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस है, जो हम लोगों का मंथली मिनिमम बैलेंस होता है, उसको भी कम कर दिया था, हटा दिया था। ये देख सकते हैं आप लोग, इसको 3 जो हम लोगों का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होता है उसको 3 डिवाइड के अंदर बांटा था। मेट्रो शहर के अंदर 3,000 रुपये होना चाहिए था, जो छोटे शहर उनके अंदर 2,000 रुपये, और जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनके अंदर 1,000 रुपये हम लोगों के हर महीने के अंत में कम से कम अकाउंट के अंदर होने चाहिए थे, जिसे कि मार्च के अंदर SBI ने हटा दिया था कि अब कोई भी इन कंडीशन की कोई जरूरत नहीं, आप जितना चाहे रख सकते हैं मिनिमम बैलेंस। SBI की बात की जाए तो SBI के अंदर लगभग 44 करोड़ से अधिक जो हमारे सेविंग अकाउंट खुले हुए हैं। SBI जो हमारा ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। लगभग 25% जो है वो मार्केट कैप्चर कर रहा है। ये हमारा इकलौते SBI के पास है जो मार्केट का शेयर है 25%, 1/4 हिस्सा SBI के पास है। SBI की बात की जाए तो SBI है जो हमारा, SBI की स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बट इससे पहले का अगर SBI का पीछे का इतिहास जांचें हम लोग देखें तो देखिए, जो बैंक ऑफ कलकत्ता था एक हमारा, उसकी स्थापना की गई थी हमारी 2 जून 1806 के अंदर, और एक हमारा फिर उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया 15 अप्रैल 1840 को, और बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया था 1 जुलाई 1843 को। ये हमारे 3 बैंक बनाए गए थे। अब फिर क्या किया गया कि इन तीनों बैंकों को 27 जनवरी 1920 के अंदर मर्ज कर दिया गया और इन तीनों का मिला करके एक बैंक बनाया गया जिसे हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। 1920 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को SBI के नाम से बना दिया गया था आज़ादी के बाद, जिसे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई के अंदर है। लगभग इसकी 22,000 ब्रांचेज हैं और इसके 58,000 से भी ज़्यादा ATMs हैं। चेयरमैन है जो इसके हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो हैं रजनीश कुमार जी हैं, जो अभी इसके फ़िलहाल में चेयरमैन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, धन्वंतरी रथ एप्लीकेशन
को किस संस्था के द्वारा, संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो धन्वंतरी रथ ऐप है आप लोगों का, वो लॉन्च किया गया है AIIA के द्वारा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से वो क्या बनेगा कि AIIA हमारा सबसे पहले तो क्या है? तो जो AIIA है ये हमारा ऑल इंडिया आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट है, जिसे हम लोग अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नाम से भी जानते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है, जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड जो हम लोगों की मेडिसिन्स हैं और जो भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए, यानी कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो अभी जो हम लोगों का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उसने क्या किया है, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के एक धन्वंतरी रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या किया जा रहा है कि जो हमारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उसने जो दिल्ली पुलिस के 80,000 पुलिसकर्मी हैं उनको पिछले लगभग 2 महीने के अंदर एक हेल्थ किट बांटी है, जो कि आयु रक्षा के नाम से बनाई गई है। इस आयु रक्षा किट को पुलिसकर्मियों को बांटा गया है, जिसके अंदर ये दावा किया गया है कि भी इस आयु रक्षा किट का इस्तेमाल करने के बाद जो दिल्ली पुलिसकर्मी हैं उनके अंदर जो कोविड-19 है वो कम हुआ है और मृत्यु के अंदर भी कमी आई है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है इन्होंने दावा किया है कि जो ये आयु रक्षा किट है ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है, जिससे कि जो हम लोगों की कोविड-19 का जो हमारा प्रभाव है वो बॉडी के ऊपर कम हो जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग। जो आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ डे है वो है, किस संगठन ने दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक और AIB, जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के नाम से आप लोग जानते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कमेंट करके अंदर बताना है। और जो भी आप लोगों को ऑप्शन होगा उसके अंदर आप लोगों को उस ऑप्शन से रिलेटेड उसके बारे में और उस बैंक से रिलेटेड उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्थापना उसकी कब की गई थी, उसके हेड कौन है, ये आपको इन्फॉर्मेशन भी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हम लोगों को बतानी है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, यानी कि 19 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ कल सुबह 7 बजे।